हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मेसी क्लासेस बाय आरती मैम, जहां पर आपको मिलते हैं बी फार्मा और डी फार्मा के सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स इजी पॉइंट वाइज जैसे आपको लिखने होते हैं एग्ज़ाम में। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू प्रोटीन इंजीनियरिंग। ये टॉपिक है बी फार्मा 6th सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रोटीन इंजीनियरिंग होता क्या है। प्रोटीन इंजीनियरिंग को समझने से पहले हमें एक दो बातें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको पता होगा, जब डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। जब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो अभी देखिए यहाँ पर कि प्रोटीन बनेगी तो वो किससे बनेगी? आरएनए से। और आरएनए बेसिकली बन किससे रहा है? यहाँ डीएनए से। तो मतलब अगर हम किसी प्रोटीन की इंजीनियरिंग कराना चाहते हैं, इंजीनियरिंग का मतलब प्रोटीन के साथ कोई भी चेंज कराना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले कहाँ पर चेंज कराना होगा? डीएनए के अंदर चेंज कराना होगा। अगर हम यहाँ पर ही चेंज करा देते हैं तो वो चेंज से ही ये वाला डीएनए बनेगा। ये वाला जो चेंज यहाँ पर आया, यही वाला चेंज आरएनए के अंदर जाएगा और ये वाले जो चेंज्ड हुआ आरएनए है, इससे ही वो प्रोटीन बनेगी जो हम चेंज चाहते थे प्रोटीन के अंदर। तो अगर हमें प्रोटीन के अंदर कोई भी चेंज करना है तो हमें कहाँ पर चेंज करना होगा? डीएनए के अंदर चेंज करना होगा। तो प्रोटीन इंजीनियरिंग के अंदर बस हम यही करते हैं। जो भी प्रोटीन हमें चाहिए, जैसा भी प्रोटीन चाहिए, उसमें जो भी चेंजेस चाहिए वो वाले चेंजेस को हम यहाँ डीएनए में कर देते हैं। अब ये डीएनए जितने भी लास्ट में जाके प्रोटीन बनाएगा वो वही बनाएगा जिनको हम चाहते थे। प्रोटीन इंजीनियरिंग जो होता है वो बेसिकली मॉडिफिकेशन होती है प्रोटीन के स्ट्रक्चर में। कैसे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो डीएनए है उसमें हमने चेंजेस कर दिए हैं, उसका रिकॉम्बिनेशन कर दिया है, इसलिए हम बोल रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू। या फिर केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू एक डिज़ायरेबल फंक्शन जो भी हमें चाहिए होता है, जैसी भी टाइप का हमें प्रोटीन चाहिए होता है उसके लिए। और ये चेंज हम क्यों करते हैं? तो हम चेंज करते हैं बेटर यूज़ के लिए, मेडिसिन के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर एंड एग्रीकल्चर के अंदर। ये क्रिएट करता है यूनिक मटेरियल। जो हमने डीएनए में चेंजेस कर दिए उससे जो फाइनल प्रोटीन बनेगी वो वैसी वाली बनेगी जो अभी तक नेचर में नहीं बनी है, अभी तक नेचर ने वो नहीं बनाई है वैसी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जिस भी प्रोटीन के अंदर हमें चेंजेस कराने हैं, मॉडिफिकेशन कराने हैं, सबसे पहले उस प्रोटीन का हमें 3D स्ट्रक्चर पढ़ना होगा। सबसे पहले ये प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर हमें समझ आ जाएगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि हम इसके अंदर कहाँ कहाँ चेंज करा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें प्रोटीन की स्टडी ही करनी होती है। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं? अभी हमें प्रोटीन का समझ आ गया, उसका क्या स्ट्रक्चर है और हमें कहाँ पर उसमें चेंजेस कराने हैं। अभी हम करते हैं इसके साथ प्रोटीन इंजीनियरिंग। प्रोटीन इंजीनियरिंग के जो मेथड्स हैं उसको भी दो मेथड्स में डिवाइड किया हुआ है। एक हम करते हैं म्यूटाजेनेसिस के थ्रू प्रोटीन इंजीनियरिंग, और एक प्रोटीन इंजीनियरिंग करते हैं जीन मॉडिफिकेशन के थ्रू। जो जीन मॉडिफिकेशन है उसके भी दो सब टाइप्स होते हैं। जो फर्स्ट सब टाइप है वो है इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस यूजिंग सिंथेटिक ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड। इसको हम रेशनल मेथड भी बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछ भी लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए, इसको हम रेशनल मेथड बोलते हैं। और सेकंड है सिंथेसिस ऑफ कंप्लीट मॉडिफाइड जीन डिनोवो। तो ये डिनोवो के नाम से भी आ सकता है। तो अगर 2 नंबर में आया तो आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट वाला मेथड है उसको हम रेशनल मेथड भी बोलते हैं और सेकंड को हम डिनोवो मेथड भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर प्रोटीन इंजीनियरिंग। जैसी भी हमें प्रोटीन चाहिए वो हमने कर ली है, उसके बाद में प्रोटीन बन भी जाती है यहीं पर ही, लेकिन वो प्रोटीन एक्चुअल में उसमें हमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने होते हैं क्योंकि वो अभी यूज़ करने लायक नहीं होती, हमें उसके अंदर कुछ और चेंजेस करने होते हैं। तो ये वाले जो चेंजेस करते हैं हम कैसे करते हैं? केमिकल मॉडिफिकेशन करके। स्टेप में क्या करते हैं? जो भी प्रोटीन के अंदर हमें चेंजेस करने हैं उसके 3D स्ट्रक्चर का स्टडी करना होगा अच्छे से। तो यहाँ पर ये प्रिलिमिनरी स्टेप होता है, मतलब सबसे पहले हमें यही ही करना होता है। और यहाँ पर क्या करते हैं हम?
जो 3D स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की, हम उसको स्टडी कर सकते हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की हेल्प से एंड NMR की हेल्प से। नेक्स्ट है कि अभी प्रोटीन का स्टडी हो गया है, हमें सारा कुछ प्रोटीन के बारे में पता चल गया है। अभी हमें उसके अंदर प्रोटीन इंजीनियरिंग करनी है, तो उसके लिए मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है म्यूटाजेनेसिस का। जो म्यूटाजेनेसिस है वो क्यों करी जाती है, तो वो किसी भी एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करी जाती है म्यूटाजेनेसिस। तो हम इसका एग्जाम्पल यहाँ पे पढ़ लेते हैं, जैसे जो ई कोलाई एंथ्रानिलेट सिंथेटेज एंजाइम होता है, ये क्या करता है, ये प्रोडक्शन करता है ट्रिप्टोफेन का, ये प्रोडक्शन कर रहा है अच्छे से। लेकिन होता क्या है, बहुत सारे ट्रिप्टोफेन इनहिबिटर्स होते हैं, ट्रिप्टोफेन इनहिबिटर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। और ये जब इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे तो ई कोलाई एंथ्रानिलेट सिंथेटेज जो है वो ट्रिप्टोफेन नहीं बना पाता है। तो हमें क्या करना है, ये जो एंजाइम है ई कोलाई एंथ्रानिलेट सिंथेटेज, हमें इसको ऐसा बनाना है कि ट्रिप्टोफेन इनहिबिटर्स का इस पे असर ही ना पड़े, ये ट्रिप्टोफेन इनहिबिटर्स से इनहिबिट हो ही ना पाए। तो यहीं पर ही हम करते हैं, ये हम करते हैं म्यूटाजेनेसिस के थ्रू। यहाँ पे पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे ई कोलाई एंथ्रानिलेट सिंथेटेज एंजाइम जो होता है वो सेंसिटिव होता है ट्रिप्टोफेन इनहिबिटर्स के लिए, मतलब ट्रिप्टोफेन इनहिबिटर्स से वो इनहिबिट हो जाता है। लेकिन अगर हमने उसका म्यूटेशन कर दिया तो जो एंथ्रानिलेट सिंथेटेज है उसके अंदर चेंजेस हो जाते हैं और वो उन चेंजेस की वजह से इनसेंसिटिव हो जाता है ट्रिप्टोफेन इनहिबिशन के लिए। मतलब ये जो ट्रिप्टोफेन इनहिबिटर्स होते हैं वो इसको इनहिबिट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती रहती है ट्रिप्टोफेन के विदाउट इनहिबिशन। क्योंकि इनहिबिशन तो अभी हो नहीं रहा, तो ये धड़ाधड़ बनाते रहता है ट्रिप्टोफेन। नेक्स्ट पढ़ेंगे जीन मॉडिफिकेशन मेथड को। तो जो जीन मॉडिफिकेशन मेथड होता है उसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, दो सब टाइप में डिवाइड कर लेते हैं। जो फर्स्ट होता है वो होता है इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस यूज करके सिंथेटिक ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड। इसमें हम क्या करते हैं, सिंथेटिक ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड जो हैं उनको यूज कर लेते हैं इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस के लिए। इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस मतलब आउटसाइड द सेल। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्मॉल ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर ले लेते हैं। ये जो तो प्राइमर किसको बोलते हैं, जिसमें 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइमर। ये हमने प्राइमर ले लिया जिसमें 8 टू 10 न्यूक्लियोटाइड हैं। अभी हमें क्या करना है, ये हम सिंथेसाइज कर लेते हैं और सिंथेसाइज करने के बाद में जो भी डीएनए है उसके अंदर इसको इनकॉर्पोरेट करा देते हैं। इनकॉर्पोरेट कराने के बाद में, जैसे हमने यहाँ पर इसको सिर्फ इनकॉर्पोरेट कराया क्योंकि ये पूरा थोड़ी है, बहुत बड़ा थोड़ी है, तो 8 से 10 प्राइमर हैं, तो ये हम थोड़ी सी जगह में इनको इनकॉर्पोरेट करा देंगे, थोड़ी सी जगह में ये इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। उसके बाद में जो रेस्ट डीएनए बचा हुआ होता है उसको हम डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू रेप्लिकेट कर लेते हैं। और ये वाला जो प्रोसेस है ये यूज़ होता है टायरोसिल टीआरएनए सिंथेटेज के प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ कंप्लीट मॉडिफाइड जीन डिनोवो। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें एक पूरे के पूरे प्रोटीन को बनने के लिए जितने भी जीन की रिक्वायरमेंट होती है वो सारे के सारे जीन्स को सिंथेसाइज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम केवल 8 से 10 प्राइमर्स ही बना रहे थे ना, पूरा तो नहीं बना रहे थे, पर यहाँ पर हम पूरा बना लेंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इंसुलिन होता है, इसके अंदर 151 अमाइनो एसिड होते हैं। ये 151 अमाइनो एसिड को बनाने के लिए 151 न्यूक्लियोटाइड की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो यहाँ पे हमें कितने न्यूक्लियोटाइड बनाने हैं, 151 न्यूक्लियोटाइड बनाने हैं। तो 151 न्यूक्लियोटाइड को ना हम अलग अलग सेट में बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक बार में 30 बना लिए, एक बार में 50 बना लिए, एक बार में 50 बना लिए, अभी कितने हो गए, ये 130 हो गए, और एक बार में बना लिए 21। तो अभी ये टोटल हो गए 151। ये जो टोटल 151 थे इनको हमने ऐसे अलग अलग बना लिया। और ये बनाने के बाद में ना हमें, क्योंकि ये एक कंप्लीट जीन है ना,
तो कंप्लीट जीन कब बनेगा, जब ये सब के सब आपस में जुड़ जाएंगे। तो हमें जोड़ने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ता है, लाइगेज एंजाइम के थ्रू इन सब को हम आपस में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम एक कंप्लीट जीन का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि यहाँ पर हम केवल 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड का प्राइमर ही बनाते हैं। यहाँ पर जितने भी हैं, एक जीन या एक प्रोटीन बनाने के लिए जितने भी जीन रिस्पॉन्सिबल हैं वो सारे के सारे जीन्स बना लेंगे यहाँ पर इन विट्रो। इन विट्रो मतलब आउटसाइड द सेल। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि कुछ केसेस में हम कंप्लीट जीन को सिंथेसाइज कर लेते हैं बहुत सारे ओलिगोमर्स के साथ। ओलिगोमर कौन से हो गए, ये बहुत सारे ओलिगोमर्स हो गए ना, 4 ओलिगोमर हो गए। तो बहुत सारे ओलिगोमर्स के साथ में कंप्लीट जीन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जैसे जीन्स फॉर इंसुलिन, जिसको फिर हम लाइगेट कर लेते हैं, मतलब जोड़ लेते हैं करेक्ट ऑर्डर में प्रोड्यूस करने के लिए कंप्लीट जीन। नेक्स्ट है कि ये जो सीक्वेंस होता है सिंथेटिक जीन का, उसको डिज़ाइन करते हैं मॉड्यूलर फैशन में डिज़ायर्ड फंक्शन के लिए। जो भी हमें फंक्शन चाहिए उस डिज़ायर्ड फंक्शन के लिए डिज़ाइन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं कि यहाँ पे जो भी हमें प्रोटीन चाहिए था वो प्रोटीन बन चुका है। अभी उस प्रोटीन के अंदर हमें क्या करने पड़ेंगे, केमिकल मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे। तो जो प्रोटीन सिंथेसाइज होती है जीन सीक्वेंस के थ्रू, उसमें हमें पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशंस करने होते हैं। ये जो मॉडिफिकेशंस हैं ये कौन कौन से होते हैं, तो जैसे अगर हमें स्टेबिलिटी इम्पार्ट करनी है या हमें उसकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी चाहिए, मतलब उसका ब्रेकडाउन ना हो, या फिर सॉल्युबिलिटी उसकी जैसे वाटर में नहीं है हमें उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है, या अगर उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी नहीं है हमें लिपिड सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है, या फिर नेक्स्ट आता है कि विस्कोसिटी जो होती है वो भी अगर हमें इंक्रीज या डिक्रीज करनी है। तो ये सारे के सारे वो चीज़ें हो गई कि प्रोटीन बन गई है लेकिन अभी हमें उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस चाहिए। जैसे कि जो एंजाइम होता है एल एस्पराजिनेज, वो उसकी बहुत अच्छी एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टी होती है, लेकिन इसमें गलत बात क्या होती है कि ये टॉक्सिक होता है। तो हमें क्या करना है, हमें एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टी तो चाहिए पर हमें टॉक्सिसिटी थोड़ी चाहिए, तो इसीलिए इसकी यूटिलिटी खत्म हो जाती है। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टी तो बनी रहे लेकिन हमें इसकी टॉक्सिसिटी को रिमूव करना है। तो टॉक्सिसिटी कैसे रिमूव करेंगे, केमिकल मॉडिफिकेशन के थ्रू। जो एल एस्पराजिनेज होता है उसको हम मॉडिफाई कर लेते हैं पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल डेरिवेटिव से, और इस डेरिवेटिव को इस पर लगा के जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको बोलते हैं पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल एस्पराजिनेज कॉन्जुगेट। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना है या ये जो कॉम्बिनेशन बना है ये डिफर करता है नेटिव एंजाइम से। नेटिव एंजाइम जो ये अकेला था वो नेटिव एंजाइम से फॉलोइंग वेज में, जैसे कि इसकी 52% ही रह जाती है कैटालिटिक एक्टिविटी, क्योंकि हम टॉक्सिसिटी अगर ख़त्म कर रहे हैं तो उससे ये एक्टिविटी भी थोड़ी तो रिड्यूस होएगी ही ना, तो 52% ही रह जाती है इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी। नेक्स्ट है कि ये रेजिस्टेंट हो जाता है प्रोटियोलाइटिक डिग्रेडेशन के लिए। तो ये अच्छी बात है कि अगर कोई भी प्रोटीएज एंजाइम या कोई अदर एंजाइम इसको डिग्रेड करना चाहेगा तो ये डिग्रेड नहीं होगा। और थर्ड है कि ये एलर्जी भी कॉज नहीं करता है। तो ये दो प्रॉपर्टी तो अच्छी हो गई, लेकिन ये दो अच्छी प्रॉपर्टी को पाने के लिए हमें यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि जो एक्टिविटी है वो 52% ही रह जाती है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं प्रोटीन इंजीनियरिंग के। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस को भी दो में डिवाइड करा गया है, फूड इंडस्ट्री एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री। जैसे जो फूड इंडस्ट्री होता है उसमें हम बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, इनको बना लेते हैं प्रोटीन इंजीनियरिंग यूज़ करके, और इनका फिर यूज़ कर लेते हैं बहुत सारी चीज़ों में। जैसे प्रोटीएज को बना लिया, अब प्रोटीएज का यूज़ कैसे करेंगे फूड इंडस्ट्री के अंदर, तो यहाँ पर हम प्रोडक्शन कर लेते हैं प्रोटीएज को यूज करके लो एलर्जिक इन्फेंट फॉर्मूला बनाने के लिए। जैसे जो इन्फेंट होते हैं क्योंकि उनमें इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता तो उनमें बहुत एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती हैं, तो हम प्रोटीएज को यूज करके कम एलर्जी वाले फॉर्मूला बना सकते हैं, जैसे कि उनके लिए मिल्क प्रोडक्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट है एमाइलेज। तो एमाइलेज जो होता है वो यूज़ होता है लिक्विफेक्शन के लिए, मतलब लिक्विफाई करने के लिए, और सैक्रिफिकेशन के लिए स्टार्च का
और ये जो स्टार्च का सैक्रिफिकेशन है ये हम करते क्यों हैं, तो ये हम ब्रेड और फ्लोर जो होता है उसकी सॉफ्टनेस के लिए करते हैं। नेक्स्ट है लाइपेज। जो लाइपेज होता है वो स्टेबिलिटी इम्पार्ट करता है और कंडीशनिंग इम्पार्ट करता है डो को। डो मतलब क्या होता है, जो आटा होता है उसको ही बोलते हैं, लगा हुआ आटा जो होता है उसको। नेक्स्ट देखेंगे डिटर्जेंट इंडस्ट्री। डिटर्जेंट इंडस्ट्री के अंदर जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है कि हमें यहाँ पे एंजाइम के नाम से ही समझ आ जाएगा कि ये किस चीज़ के स्टेन को रिमूव कर सकता है। जैसे जो प्रोटीएज होता है, प्रोटीएज किसका डिग्रेडेशन करता है, प्रोटीन का, मतलब जो प्रोटीन के स्टेन होते हैं ये उनको रिमूव कर सकता है। नेक्स्ट है अमाइलेज। अमाइलेज किसका डिग्रेडेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट का, मतलब जो स्टार्च के स्टेन्स होते हैं ये उनको रिमूव कर सकता है। और नेक्स्ट है लाइपेज। तो लाइपेज किसका डिग्रेडेशन करता है, लिपिड्स का, तो लिपिड्स के जितने भी स्टेन होते हैं उनको रिमूव कर सकता है लाइपेज। नेक्स्ट बढ़ेंगे एनवायरमेंटल एप्लीकेशंस क्या होते हैं। तो एनवायरनमेंट में जितने भी पॉल्यूटेंट्स को अगर हमें रिमूव करना है या उनका डिटॉक्सिफिकेशन करना है तो हम यूज़ कर सकते हैं प्रोटीन इंजीनियरिंग। प्रोटीन इंजीनियरिंग के थ्रू कैसे करेंगे, तो प्रोटीन इंजीनियरिंग के थ्रू ऐसे एंजाइम बना लेंगे जो ऑक्सीडेशन के थ्रू जो पॉल्यूटेंट होते हैं उनका न्यूट्रलाइजेशन कर देते हैं। पॉल्यूटेंट मतलब जैसे फिनॉल, एजोडाइज, ऑर्गेनोफॉस्फोरस, पेस्टिसाइड्स, तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका न्यूट्रलाइजेशन कर सकते हैं। फिर अगर हम पेट्रोल बायो रिफाइनिंग की बात करें तो यहाँ पर हम फ्यूल के अंदर भी नाइट्रोजनेशन या फिर सल्फरिजेशन हो जाता है ना, तो हम उसको भी डीनाइट्रोजनेशन और डीसल्फरिजेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हैवी मेटल्स भी होते हैं पेट्रोल के अंदर, तो हम हैवी मेटल्स का भी रिमूवल कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगर हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड की स्टेबिलिटी को भी इम्प्रूव करना है, उसकी स्टेबिलिटी को भी बढ़ाना है, तो भी हम यहाँ पर प्रोटीन इंजीनियरिंग का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेडिकल एप्लीकेशन में। तो मेडिकल एप्लीकेशन में इसका यूज़ कर सकते हैं प्री टारगेटेड रेडियो इम्यूनोथेरेपी के अंदर इम्प्रूव करने के लिए फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी एंटीबॉडीज़ की, मतलब उसका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज करा सकते हैं, उसके मेटाबॉलिज्म को स्लो करा सकते हैं और उसके एक्सक्रीशन को भी स्लो करा सकते हैं। नेक्स्ट है मॉडिफाई कर सकते हैं यहाँ पर एंटीबॉडीज़ को टारगेट करने के लिए सिर्फ कैंसर सेल को, मतलब वो सिर्फ कैंसर सेल को जाके इनहिबिट कर दें, बाकी और जो हमारे पास हेल्दी सेल्स हैं उनको जाके इनहिबिट ना करें। नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ेंगे बायोपॉलीमर के प्रोडक्शन के लिए। तो अगर हमें पेप्टाइड बेस्ड बायो मटेरियल्स बनाने हैं जैसे सिल्क वाले पॉलीमर्स को, तो भी हम यूज़ कर सकते हैं प्रोटीन इंजीनियरिंग का। जैसे हमें क्रिएट करना होता है या इम्प्रूव करना है प्रोटीन डोमेन्स को, तो भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं प्रोटीन इंजीनियरिंग का। नेक्स्ट पढ़ेंगे नैनो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इसके क्या एप्लीकेशन होते हैं। तो जो फेज डिस्प्ले एंड बैक्टीरियल सेल सरफेस डिस्प्ले मेथड होते हैं वो यूज़ होते हैं सेलेक्ट करने के लिए पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंसेस को। और ये पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस को हमें सेलेक्ट क्यों करना होता है, ताकि वो सेलेक्टिवली बाइंड हों इनऑर्गेनिक कंपाउंड सरफेस के साथ में, बाकी के साथ में ना बाइंड हों। ये नैनो वायर कॉन्स्ट्रक्शंस के लिए भी हम प्रोटीन इंजीनियरिंग को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है रिडॉक्स प्रोटीन एंड एंजाइम के लिए भी हम प्रोटीन इंजीनियरिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो प्रोटीन और एंजाइम होते हैं ये मॉडिफाई करे जा सकते हैं बनाने के लिए नैनो डिवाइस। और ये जो नैनो डिवाइस हैं ये किस लिए यूज़ कर सकते हैं, बायो सेंसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है अदर न्यू एप्लीकेशंस भी हैं इसके, जैसे इंसर्शनल प्रोटीन इंजीनियरिंग, जिंक फिंगर प्रोटीन इंजीनियरिंग, वायरस इंजीनियरिंग एंड प्रोटीन कैसीन मॉडिफिकेशन। थैंक यू।